Good morning student, good morning everyone, good morning class 8, myself कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप जानते हैं और जो रतनगढ़ में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 में मैं आपको एसएसटी पढ़ा रहा हूँ। इस पाठ में हम देखेंगे कि कैसे कंपनी व्यापार से कंपनी अपनी सत्ता को कैसे स्थापित कर लेती है। जैसा कि आपको पता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश महारानी पूर्व के देशों के साथ विशेषकर भारत के साथ होने वाले व्यापार के लिए अधिकृत कर देती है। यूरोपीय कंपनियों में भारत के व्यापार को लेकर तीव्र प्रतिस्पर्धा थी, चाहे वो डच हो, स्पेनिश हो, पुर्तगाली हो या फ्रांसीसी हो। सब में भारतीय व्यापार को प्राप्त करने के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। इसमें अंग्रेज है वो सफल होते हैं। अंग्रेज अन्य यूरोपीय शक्तियों को हरा देते हैं और भारत के व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। भारत के साथ होने वाले व्यापार को लेकर इससे पहले समुद्र मार्ग की खोज होती है। आपको जैसे पता है पुर्तगाली सबसे पहले समुद्र मार्ग को खोजने में सफल होते हैं। वास्को डी गामा नामक जो पुर्तगाली नाविक था वह भारत की ओर आने वाले समुद्री मार्ग की खोज कर देता है। इससे यूरोपीय देशों में भारत के साथ व्यापार को लेकर प्रतिस्पर्धा हो जाती है, प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। इस प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अंततः सफल हो जाते हैं। अंग्रेज औरंगजेब से भी सुविधा प्राप्त कर लेते हैं और इसके बाद अंग्रेज है वो फर्रुखशियर से भी सुविधा प्राप्त करते हैं। 1717 के फरमान के द्वारा फर्रुखशियर 3000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी को एक प्रकार का फरमान जारी करता है, जिसके बदले कंपनी को अन्य प्रकार के करों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार इस फरमान का कंपनी दुरुपयोग करती है। इस फरमान को भारतीय व्यापारियों को बेचकर अनुचित लाभ है वो कंपनी उठाने लग जाती है। इससे क्या होता है, जो बंगाल का राजस्व है वो धीरे धीरे गिर जाता है और कंपनी का राजस्व धीरे धीरे बढ़ जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल ने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला के समय जो बंगाल था उसने स्वतंत्र राज्य की तरह आचरण करना शुरू कर दिया था। स्वतंत्र राज्य के रूप में उन्होंने व्यवहार करना शुरू कर दिया। अपने आप को उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इससे अंग्रेजों और बंगाल के बीच में जो संबंध थे कंपनी और बंगाल के बीच है वो संबंध खराब हो जाते हैं। इससे पूर्व मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर कंपनी हुगली के आसपास जो कालिकता है और 3 जो गांव हैं उनकी जागीरें प्राप्त कर लेती है। इससे कंपनी वहाँ पर किलेबंदी करना शुरू कर दी और वेयर हाउस जहाँ पर निर्यात की जाने वाली वस्तु है उनको एकत्रित करना शुरू कर देती है। कंपनी को बंगाल से 3000 रुपये चुकाकर बिना टैक्स दिए व्यापार पर उनका एकाधिकार हो जाता है। विदेशी व्यापार पर अंग्रेज है उनका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होनी शुरू हो जाती है, जबकि भारतीय रियासतों की आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। जो बंगाल है उसका राजस्व गिर जाता है, कंपनी का राजस्व बढ़ जाता है। कंपनी को अब इंग्लैंड से आयातित सोने और चांदी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि भारत में जो भारत के व्यापार से उसको जो राजस्व की प्राप्ति होती है उससे ही कंपनी अपनी सेना, इसके साथ ही अपना खर्चा, अपने अधिकारियों, अपने सेनाधिकारियों की पेंशन, तनख्वाह, भत्ते, अपनी बचत इंग्लैंड भेजनी शुरू कर देती है। इससे कंपनी के राजस्व में तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन बंगाल के राजस्व में कमी आने लग जाती है। सिराजुद्दौला अधिक करों की मांग करता है, अधिक रियायतों की मांग करता है और अधिक उपहारों की मांग करता है। वो अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने से भी मना कर देता है। अंग्रेज जब वो कलकत्ता में एक किला निर्माण करते हैं और उसके चारों ओर ब्रिटिश अधिकारियों या यूरोपियन लोगों को बसाना शुरू कर देते हैं। कंपनी और नवाब के बीच में जो संबंध है
वो धीरे धीरे खराब होते जाते हैं। कंपनी और नवाब के बीच में जो संबंध है वो धीरे धीरे कटु हो जाते हैं। इसकी परिणति है प्लासी के युद्ध में होती है। प्लासी के युद्ध से पहले ही कंपनी है, या जो कंपनी का जो प्रमुख सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, वो जो नवाब का प्रमुख सेनापति था मीर जाफर, उसको अपने साथ मिला लेते हैं। धोखे से, जो गद्दारी से कंपनी है वो अनेक जो सिराजुद्दौला के सेनाधिकारी या सेनापति थे उनको अपनी ओर मिलाने में सफल हो जाते हैं। इससे सिराजुद्दौला है वो युद्ध में अकेला लड़ता है, लेकिन युद्ध के अंदर उसकी निर्णायक पराजय होती है। युद्ध के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। जब मीर जाफर भी कंपनी की शर्तों, रियायतों, राजस्व देने से मना करता है तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब है वो बना दिया जाता है। मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। इससे कंपनी की जो स्थिति है वो धीरे धीरे और मजबूत होती है। कंपनी बंगाल पर अपना पूरा नियंत्रण चाहती है। अब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम के साथ अंग्रेज है वो बक्सर का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें कंपनी की पूर्ण सैनिक विजय होती है। इस विजय के बाद कंपनी का बंगाल पर सैनिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। 1765 में मीर जाफर की भी मृत्यु हो जाती है और जो मुगल सम्राट है वो कंपनी को बंगाल का राजस्व या दीवानी अधिकार सौंप देता है। राजस्व या दीवानी संबंधी अधिकार है वो सौंप देता है। जो मुगल सम्राट है वो कंपनी को उसका राजस्व संबंधी अधिकार या दीवानी अधिकार है वो दे देता है। इसके बाद अंग्रेजों की दृष्टि मैसूर पर पड़ती है। मैसूर समृद्ध था, मालाबार तट के निकट था, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि मैसूर पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करें। मैसूर के साथ, क्योंकि मैसूर का मालाबार तट पर था और इलायची, काली मिर्च, लकड़ी और चंदन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मैसूर 1785 में जो मैसूर का सम्राट है टीपू सुल्तान, वो इन वस्तुओं के निर्यात पर पाबंदी लगा देता है और भारतीय जो व्यापारी थे उनको अंग्रेजों के साथ व्यापार करने पर रोक लगा देता है। इसके साथ ही वह फ्रांसीसियों से भी अपनी मित्रता को गहन करने की कोशिश करता है। अपनी मित्रता को है वो मजबूत बनाने की कोशिश करता है। फ्रांसीसियों की सहायता से वह अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना चाहता है। फ्रांसीसियों की सहायता से वह अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है। इससे अंग्रेज है वो आग बबूला हो जाते हैं और मैसूर और अंग्रेजों के बीच है वो युद्ध अवश्यम भावी हो जाते हैं। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें 2 लड़ाइयाँ हैदर अली और 2 लड़ाइयाँ टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़ी जाती है। अंतिम लड़ाई है वो 1799 में श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा समाप्त होती है। टीपू सुल्तान मारा जाता है। जो टीपू सुल्तान है उसकी मृत्यु हो जाती है। मैसूर पर जो पुराना राजवंश है वाडियार राजवंश, उसका या उसे सत्ता है वो लौटा दी जाती है और मैसूर के साथ सहायक संधि थोप दी जाती है। अब हम सहायक संधि के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने के लिए एक प्रमुख नीति अपनाई थी, जिसे हम सहायक संधि कहते हैं। जिस सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए जो भारतीय राज्य है उस राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होगी। इस ब्रिटिश रेजिडेंट को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का या जो नवाब के मामलों में या उस रियासत के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाता है। वो राजनीतिक और एक तरीके से कंपनी का राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी बन बैठता है। कंपनी उस राज्य की रक्षा करती है। कंपनी की इजाज़त के बिना वह संबंधित राज्य या रियासत है वो दूसरे राज्य या रियासत के साथ कोई संधि या समझौता है वो नहीं कर सकते। ये इसकी प्रमुख शर्त होती है। इसके साथ बिना कंपनी की इजाज़त के वह संबंधित राज्य है वो दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार का मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं रख सकता, न उससे सैनिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके बदले कंपनी है वो उस राज्य की रक्षा करेगी। कंपनी है
उस राज्य का रक्षा का भार अपने ऊपर लेगी। उस स्थानीय राजा और रियासत को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं होगा। जो कंपनी की ओर से सेना रखी जाएगी उसका वहन और उसका खर्चा वह संबंधित राज्य देगा। संबंधित राज्य को ही खर्चा देने का अधिकार होगा। यदि संबंधित राज्य वह सेना का खर्चा, रख रखाव का खर्चा देने में असमर्थ रहता है तो उस राज्य का कुछ हिस्सा कंपनी है वो क्षतिपूर्ति के रूप में रख लेगी। इस आधार पर कंपनी ने अवध को भी अपने अधिकार में, आधा राज्य अधिकार में ले लिया था, क्योंकि अवध के राजा ने कंपनी का जो सैनिक व्यय है उसे चुकाने से मना कर दिया। इस आधार पर अवध के आधा राज्य है वो कंपनी के द्वारा हड़प लिया गया। आज हम विलय नीति को देखेंगे। भारतीय राज्यों की अधिग्रहण की आखिरी जो लहर थी वो 1848 से 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दिखाई देती है। लॉर्ड डलहौजी एक अत्यंत कुशाग्र, कुटिल और अपने राज्य को बढ़ाने वाला व्यक्ति था। उसने भारतीय राज्यों या रियासतों को हड़पने के लिए एक नई नीति अपनाई जिसे हम हड़प नीति या गोद निषेध नीति कहते हैं। इस नीति के अनुसार यदि कोई भारतीय राजा या शासक जिसका यदि कोई पुत्र उत्तराधिकारी नहीं है तो वह अपने संबंधियों के पुत्र या उत्तराधिकारी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकेगा। इस आधार पर उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। यदि कोई भारतीय शासक या रियासत का शासक या राज्य का शासक जिसकी खुद की कोई संतान नहीं है तो वह गोद लेकर किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकेगा। उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाए तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं हो तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासतें जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। 1856 में अवध को भी अंग्रेज अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। कुशासन का आरोप लगाया जाता है और अवध का आधा राज्य या राज्य है वो अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते हैं। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज अवध को हड़प लेते हैं। अपने प्रिय नवाब को इस प्रकार गद्दी से हटता देख जो अवध की जनता वो क्रोधित हो जाती है, विचलित हो जाती है और जब 1857 की क्रांति होती है तो अवध का नवाब है वो क्रांति के प्रमुख नेताओं में शामिल होता है। अवध की जनता है वो इस क्रांति में भरपूर साथ देती है और इस प्रकार इस क्रांति में अवध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज का जो हमारा बिंदु है भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 में चली जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे हम विलय नीति कहते हैं। इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र उत्तराधिकारी नहीं है तो अपने संबंधी के पुत्र को वह गोद लेकर उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकता और उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर कई भारतीय राज्यों, कई रियासतों जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी में अंग्रेजों के हाथ में ये रियासतें चली जाती है। 1856 में अवध को भी अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। कुशासन का आरोप अवध पर लगाया जाता है और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया जाता है। अपने प्रिय नवाब को इस प्रकार गद्दी से हटता देख जो अवध की जनता थी वह क्रोधित हो जाती है और भड़क जाती है। जब अवध के लोग हैं वो 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो आज हमने विलय नीति के बारे में पढ़ा है। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति या हड़प नीति, जिस हड़प नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय राज्य के राजा के यदि कोई पुत्र नहीं है तो वह संबंधी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। इसे हम हड़प नीति या गोद निषेध नीति कहते हैं। इसके आधार पर सतारा, संबलपुर, जैतपुर, झांसी, अवध, नागपुर को उन पर गोद निषेध नीति के द्वारा इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है।
1856 में अवध के नवाब पर भी कुशासन का आरोप लगाया जाता है और कुशासन का आरोप लगाकर उसके साम्राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में कंपनी मिला लेती है। इस नीति को हम गोद निषेध नीति कहते हैं। मैं बीच में से हट जाता हूँ, इसको आप जूम कर लें। आवाज़ आपको अच्छी से सुनाई दे रही है, अच्छे से आपको आवाज़ समझ में आ रही है। आज आपको इसको लिखना है, याद करना है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, इसको आपको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।